हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में कक्षा 11th के सेकंड लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अध्याय सेकंड, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के बारे में अपने कुछ बातें कर चुके थे, जैसे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और मौसम और जलवायु के कौन कौन से कारकों का फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो अपने सौर विकिरण और अपने तापमान को पढ़ लिया था कि उसका फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अपने इसी को कंटिन्यू करते हुए अपेक्षित आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। थर्ड पॉइंट है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अब वायुमंडल में जो आर्द्रता है, जो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। जो अपने चारों ओर वातावरण है उसमें जल वाष्प जो उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता बोलते हैं। इसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए अपने एक यंत्र को काम में लेते हैं जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। तो इसे क्या नापा जाता है कि वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट की बाद में अपने इसी लेसन में बात करेंगे एंड में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मौसम और जलवायु को मापने, मेजर करने के लिए काम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता होती क्या है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। यह किसकी वजह से होती है? समुद्रों में या अपने आसपास जो तालाबों में, झीलों में पानी पड़ा रहता है, उसके वाष्पीकरण होने से जो वायुमंडल की आर्द्रता बनती है, नमी, मतलब वायुमंडल में कितनी नमी है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अपेक्षित आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब देखिए, सबसे पहले अपने देखते हैं कि अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है। तो अपेक्षित आर्द्रता, पहले अपने देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। पहले निरपेक्ष आर्द्रता, पहले अपने देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। इसके बाद में इसको ग्राम प्रति घन सेमी, निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापते हैं? उपस्थित आर्द्रता, यहां लिख देते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन सेमी या मीटर प्रति घन सेमी में नापते हैं। इसकी यूनिट है ग्राम प्रति घन सेमी या ग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन मीटर।
ठीक है, इसको ग्राम प्रति घन सेमी या ग्राम प्रति घन मीटर में इसको मापा जाता है। अब बात करते हैं अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता, अब अपेक्षित आर्द्रता को सापेक्ष आर्द्रता भी बोला जाता है। किसी निश्चित तापक्रम पर, इसमें क्या होता है, तापक्रम, किसी निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को, आर्द्रता वहीं लिख लेते हैं, आर्द्रता, निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को अपेक्षित आर्द्रता बोला जाता है, तथा जो किसी निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में जो उपस्थित आर्द्रता है तथा उसी तापमान पर वायुमंडल की कुल आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, अपेक्षित आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं इसको। अपेक्षित आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो किसका, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एक नियत तापमान पर और उसी तापमान पर वायुमंडल की कुल आर्द्रता ग्रहण करने का औसत, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता का औसत सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। अब मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में जो कुल उपस्थित आर्द्रता है और उस वायुमंडल की ग्रहण करने की जितनी क्षमता है, उन दोनों का औसत क्या कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। इसका फॉर्मूला है सापेक्ष आर्द्रता का, सापेक्ष आर्द्रता इज इक्वल टू वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अब वायुमंडल में जितनी जलवाष्प की मात्रा है तथा वायुमंडल की आर्द्रता या जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, अब इन दोनों का औसत क्या कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षित आर्द्रता कहलाता है। इसको प्रतिशत में नोट किया जाता है, इसकी इकाई क्या है, प्रतिशत, और इसकी ग्राम प्रति घन सेमी या ग्राम प्रति घन मीटर इकाई होती है। अब ये नोट कर लिए। इसके बाद में अपने देखेंगे कि अपेक्षित आर्द्रता का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए, अपेक्षित आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। अपेक्षित आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। अब अपेक्षित आर्द्रता का फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे पहले अपने देखेंगे जल संबंध। अब जल संबंध का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद में दूसरे पॉइंट में अपने देखते हैं पत्तियों की वृद्धि। पत्तियों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा अपने देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चौथा अपने देखते हैं परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा अपने देखते हैं
पोषक तत्वों का उद्ग्रहण, मतलब पोषक तत्व लेने की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। 6 नंबर अपने चर्चा करेंगे कीट व रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कीट व रोगों पर प्रभाव, और 7वां देखेंगे कि उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इन सब पॉइंट्स की अपने एक एक पॉइंट्स करके चर्चा करते हैं। अब यदि अपेक्षित आर्द्रता, जल संबंध, मतलब जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पौधा जल ज्यादा लेगा या पौधा जल कम लेगा। यदि अपेक्षित आर्द्रता मतलब वायुमंडल में नमी अधिक है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल क्या लेगा, कम लेगा। यदि वायुमंडल में नमी कम है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जल भी अधिक लेगा। सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने पहले कि यदि वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, शुष्क क्षेत्र होगा, नमी कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो जल का संबंध, शुष्क क्षेत्र क्या होगा तो क्या होगा बेटा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो जल की आवश्यकता क्या होगी, जल की आवश्यकता भी ज्यादा होगी, आवश्यकता भी ज्यादा होगी। अब यहीं देखते हैं आपने, यदि नमी है, आर्द्र क्षेत्र है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, और जल की आवश्यकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं पत्तियों की वृद्धि। अब यदि पत्तियों की वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि अपेक्षित आर्द्रता अधिक है, नमी अधिक है, तो पत्तियों की वृद्धि क्या होगी बेटा, अधिक होगी। पत्तियों की वृद्धि अधिक होगी परंतु वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा कम, क्योंकि क्षेत्र में नमी है और नमी होने के कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी तो पानी की आवश्यकता अपने को कम होगी। अपने मेन देखना है कि पत्तियों की वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। यदि प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो अपने पहले देखा कि पत्तियों की वृद्धि होती है, पत्तियां बड़ी होगी तो क्या होगा, क्लोरोफिल अधिक होगा, पत्तियां बड़ी होगी तो, और क्लोरोफिल अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। अब प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, कुछ मात्रा में जल अधिक चाहिए, जल क्या होगा, अधिक चाहिए। उसके बाद में देखते हैं परागण। यदि अपेक्षित आर्द्रता बहुत कम है और बहुत ज्यादा है तो ये दोनों ही परागण को प्रभावित करती है। तो अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक से कम हो तो परागण अधिक होता है। जैसे यदि ह्यूमिडिटी 80% है तो क्या होगा, परागण या जमाव होगा वो कम होगा, और यही ह्यूमिडिटी 60% है तो परागण या जमाव होगा वो अधिक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम चाहिए अपने को, लिमिट्स में चाहिए पोषक तत्वों की उद्ग्रहण। अब पोषक तत्वों की उद्ग्रहण, यदि अपेक्षित आर्द्रता अधिक है तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। अब प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो पौधा जमीन से पानी को कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो पौधे को पोषक तत्व भी कम मिलेंगे, पोषक तत्व क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। इसके बाद में रोग व कीटों का प्रकोप। यदि अपेक्षित आर्द्रता यानी ठंड और नमी ज्यादा है तो अपेक्षित आर्द्रता ज्यादा होने पर रोग व कीट, अपेक्षित आर्द्रता ज्यादा तो रोग व कीट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, रोग व कीट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसके बाद में उपज का क्या प्रभाव पड़ता है। उपज का
यदि अपेक्षित आर्द्रता ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें, कीट भी ज़्यादा होंगे और पोषक तत्व तो भी कम लेगा, तो पौधा क्या रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। तो इस पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब ये उपज भी कुछ हद तक घटती है। यदि अपेक्षित आर्द्रता अधिक है तो, यदि मीडियम है तो सही है, कम है तो भी उपज प्रभावित होगी, मतलब इससे प्रभावित होती है, कम होने पर भी प्रभावित होती है और ज़्यादा होने पर भी प्रभावित होती है। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं जो जलवाष्प होता है उसका सघनन। जलवाष्प या आर्द्रता होती है उसका सघनन। सघनन क्या होता है कि उसका अपना रूप चेंज कर लेना, मतलब वो गैस अवस्था में होता है जलवाष्प, और उसका किस अवस्था में हो जाना, द्रव अवस्था में हो जाना। देखिए जलवाष्प का सघनन, जलवाष्प का सघनन। जलवाष्प का सघनन क्या होता है, वायुमंडलीय जलवाष्प का वायुमंडलीय जलवाष्प का द्रव अवस्था में बदल जाना, यानी कि अधिक ठंड के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल में गैस होती है, जलवाष्प होती है, भाप होती है, वो क्या है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। बदल जाना जलवाष्प का सघनन कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से। आपने आइसक्रीम खाई होगी, जब उसको किसी कटोरी में लेते हैं तो कटोरी के चारों ओर पसीना सा आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि वहाँ वातावरण में आर्द्रता थी, नमी थी, और उस ठंड के संपर्क में आने से वो क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में हो जाती है। इसलिए ही यही सेम सिस्टम यहाँ होता है कि जलवाष्प जो होती है उसका द्रव अवस्था में आ जाना जलवाष्प का सघनन कहलाता है। इसके आधार पर कुछ अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है ओश या ड्यू। ओश या ड्यू क्या होता है? अब ओस अपने किसको कहते हैं, वो धुंधला धुंधला होता है, वाइट वाइट दिखाई देता है, उसको अपने ओस बोलते हैं। परंतु वो ओस नहीं होती है, वो कोहरा होता है। वो क्या होता है, कोहरा होता है। अब ओस किसको बोलेंगे, जब अपने सर्दियों के टाइम में या वर्षा के दिनों में जब तापमान कम होता है, उस समय क्या देखते हैं कि जो वायुमंडल में नमी है वो पानी की बूंद की तरह धरातल पर पड़ी रहती है, और कभी कभी हम पौधों की पत्तियों पर उस बूंद को देखते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ओस बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, ओस बोला जाएगा। अब दूसरा कोहरा। कोहरा किसको बोला जाएगा? अब जो अपने जिसको ओस बोलते हैं उसको क्या बोला जाएगा, कोहरा बोला जाएगा। वह होता है कोहरा। तो इसमें कोहरे में अपने को विजिबिलिटी, दृश्यता, अपने दूर तक नहीं देख सकते हैं, तो इसमें दृश्यता कम हो जाती है। कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब लंबवत अपने कम देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी कम हो जाती है, हॉरिजॉन्टल अपने लंबा दूर तक कम देख सकते हैं, तो ये कोहरा होता है। कोहरा किस कारण होता है कि जो वातावरण में जल वाष्प है उसका सघनन होना, बर्फ के रूप में, हिम के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाना क्या कहलाता है, कोहरा कहलाता है। और उसके बाद में धूम या स्मोक बोलते हैं, या इसको धूम कोहरा भी बोलते हैं। धूम कोहरा
स्मोक। अब ये क्या होता है, धुआं। जो धुआं होता है अपने फैक्ट्रियों से निकलने वाला या शहरों से निकलने वाला धुआं प्लस कोहरा। अब जब ये दोनों धुआं और कोहरा दोनों मिल जाते हैं उसको धूम कोहरा बोला जाता है। यह अपने को शहर के आसपास वाले स्थानों पर देखने को मिलेगा और यह वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। यह क्या है, वायु प्रदूषण, क्योंकि वह धुआं ही है क्या, उसके साथ पानी के साथ क्या हो जाता है, जम जाता है। और यह जब सूर्य निकलता है, सूर्य निकलते ही गायब हो जाता है, सूर्य के चमकते ही ये अपना वहां से रंग रूप छोड़ देता है। और दूसरी बात, यह कोहरे से अधिक गहना होता है, यह कोहरे से अधिक घना होता है, मतलब कम दिखाई देता है, इसमें ज्यादा घना होता है, कोहरे से अधिक घना। मतलब है यदि कोहरे में 1 किलोमीटर दिखाई दे रहा है तो इसमें 200 मीटर ही दिखाई देगा, तो अधिक घना होगा तो अपने को कम दिखाई देगा। अब देखते हैं पाला या तुषार। पाला या तुषार। अब पाला या तुषार क्या होता है, फ्रोस्ट। पाला या तुषार होता है कि जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी नीचे चला जाता है तो पौधों की पत्तियों पर या घड़े में कभी कभी अपने देखते हैं ना बर्फ जमी रहती है, उसको पाला या तुषार बोलते हैं ना अपने कि सूखा पाला पड़ रहा है। इस बार क्या होती है, बर्फ वाइट अपने को परत दिखाई देने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं कि पाला या तुषार बोला जाता है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखेंगे पाले से बचाने के उपाय। इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं पाले से बचाने के उपाय। पाले से बचाने के उपाय। अब क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं पाले से बचाने के लिए? उनको क्या करेंगे, रजाई उड़ा देंगे, है ना? नहीं, रजाई नहीं उड़ाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले पाला रोधी फसलें व किस्म में चयन करनी चाहिए। अब क्या होगा, जिनको पाला नहीं लगता है उन फसलों को और उन किस्मों का चुनाव करते हैं। जैसे पपीते में पाला अधिक लगता है, कपास को पाला अधिक लगता है, तो वहाँ अपने गेहूं की, जौ की, इनकी बुआई करते हैं, तो पाले से उनको बचाया जा सकता है। दूसरा, धुआं करके। अब धुआं करके कैसे बचाया जा सकता है? जो खेत में कूड़ा करकट पड़ा है, जो खरपतवार निकाला वो सूख गया, उसको जला के दुखा देते हैं, जलाते नहीं दुखा देते हैं। उससे क्या होता है, धुआं हो जाता है। धुएं से क्या होता है, थोड़ी हीट जनरेट हो जाती है। तीसरा, सिंचाई करके। अब क्या होगा, सिंचाई करने से, यानी कि अपने को जैसे नहाने से पाला ज़्यादा लगता है ना, नहीं, पाला कम लगता है। तो क्या करते हैं, फसलों को पानी से सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने से क्या होगा, 0.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंचाई करने से भूमि की जो हीट है वो निकलती है और 0.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्या होगा, 4 नंबर, गंधक के अम्ल का छिड़काव करके। गंधक के अम्ल का छिड़काव। अब गंधक का अम्ल क्या होता है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, कहीं कहीं आपको लिखा होगा H2SO4 या लिखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करके। इसकी 0.01% मात्रा का छिड़काव करते हैं।
इसकी मात्रा कितनी लेते हैं? मात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 0.01%। 1000 लीटर पानी में, 1000 लीटर पानी में इसकी क्या लेते हैं? मात्रा लेते हैं और इसका छिड़काव करते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ तापमान में, कुछ 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में अपने आगे देखते हैं छाया करके। छाया करके, अब छाया करके किस प्रकार से? छोटे जो पौधे होते हैं या नर्सरी के जो पौधे होते हैं उन पे क्या होता है, वो ग्रीन कलर का चद्दर होती है, वो लगा के उनको पाले से बचाया जा सकता है छाया करके भी। परंतु यह सीमित क्षेत्र, छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बड़ा सारा क्षेत्र है उसको पाले से इस विधि से नहीं बचाया जा सकता, पूरे में पॉसिबल नहीं है छाया करना। इसके बाद अपने देखते हैं बुआई के समय में परिवर्तन करके। 6 नंबर, बुआई के समय में परिवर्तन। अब बुआई, जैसे अपने बुआई करते हैं उसके जस्ट बाद मान लो पाला आ रहा है, यानी कि अपने आज बुआई कर रहे हैं और कुछ समय बाद पाला आने वाला है। अपने को पता है कि 15-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद उसमें क्या होगा? पुष्पन होगा, यानी कि फूल आएंगे। अब फूल आते समय क्या, इस पाले से सबसे ज़्यादा फसलें प्रभावित होती है। तो क्या होगा? अपने को पता 2 महीने बाद पाला बहुत भयानक वाला है, बहुत ज़्यादा पाला है। तो अपने क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा या तो पहले बीज देंगे, जैसे उसमें पुष्पन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, या 10 दिन लेट बिजाई कर देंगे। आज नहीं करेंगे, 10 दिन लेट बिजाई कर देंगे, जिससे क्या होगा 2 महीने में जो पाला आने वाला है तो वो 10 दिन तक निकल जाएगा। उसके बाद में वो फ्लावरिंग होगी, पुष्पन होगा, तो वो प्रभावित थोड़ा सा कम होगा। ये भी अपने कर सकते हैं, ये नोट कीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं अपने मेघ या बादल। इसको तो आप भली भांति जानते होंगे कि मेघ या बादल क्या होते हैं। अब की बार तो राजस्थान में तबाही मचा दी है, तो आप सभी भली भांति से परिचित होंगे। 4th नंबर है अपना मेघ या बादल। मेघ या बादल। अब यह मेघ या बादल क्या होते हैं? क्लाउड्स क्या होते हैं? तो मेघ या बादल धरातल से ऊंचाई पर क्या होते हैं? ऊंचाई पर होते हैं। जल वाष्प के संघनन या हिमकणों को मेघ या बादल कहते हैं। जैसे कोहरे में क्या हुआ था कि वो जल वाष्प का संघनन धरातल पर हुआ था, और ये क्या होता है? ऊंचाई पर होता है। धरातल से ऊंचाई पर जल वाष्प का संघनन या हिमकणों को मेघ कहते हैं, मेघ या बादल कहते हैं। अब ये बादल होते हैं 3 प्रकार को इसमें डिवाइड किया गया है बादलों को। अब सबसे पहले अपने 1 नंबर देखते हैं तितर पंखी या पक्षाभ। तितर पंखी या पक्षाभ। अब ये क्या होते हैं? तितर की पंख के समान अपने को आसमान में दिखाई देते हैं, और यह सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल होते हैं। और ये वर्षा नहीं करते हैं, स्वयं वर्षा नहीं करते हैं, परंतु ये थोड़े से नीचे आकर अन्य बादलों में मिलकर वर्षा करते हैं। नीचे आकर अन्य बादलों में मिलकर वर्षा करते हैं। बादलों में मिलकर वर्षा करते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा अपने देखते हैं कपासी या पुंज मेघ बी।
कपासी या पुंज मेघ। अब कपासी या पुंज मेघ क्या होते हैं? यह अपने को बुनी हुई, जैसे अपने काट लेते हैं ना, उस प्रकार से अपने को, यानी कि उसमें से बिनोला अलग की हुई कपास दिखाई देती है। यह अपने को बुनी हुई कपास, बुनी हुई कपास के समान दिखाई देते हैं, कपास के समान। और ये गर्जन अधिक करते हैं। गर्जन क्या करते हैं? अधिक। और जो गरजते अधिक है वो वर्षा क्या करते हैं? कम करते हैं। वर्षा बहुत कम करते हैं। ये शाम से रात तक दिखाई देते हैं। शाम को जो होता है वो टिप टिपाहट, छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा होती है ना, वो कौन से? कपास या पुंज मेघ होते हैं, वो टिप टिपाहट वाली वर्षा करते हैं। या अब होता है सत्री मेघ। सत्री मेघ क्या होता है? इसको अपने आराम से देख सकते हैं, निम्न स्तरों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार बादल बना हुआ विभिन्न प्रकार के ऐसे सहस्त्र दिखाई देते हैं, अपने को सत्र दिखाई देते हैं बादलों में। लाइनें से दिखाई देती है, जैसे रेत के टीले में लाइनें दिखाई देती है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई, उसी प्रकार इन बादलों में क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी लाइनें से बनी हुई दिखाई देती है। तो ये वर्षा कम करते हैं, वर्षा कम करते हैं। और सबसे नीचे के बादल है, सबसे नीचे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। और ये क्या करते हैं? वर्षा बहुत कम मात्रा में वर्षा करते हैं। ये ही भी टिप टिपाहट की वर्षा करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब अपने देखते हैं बादल यदि कंटिन्यू रहेंगे, बादल आसमान में कंटिन्यू बने रहेंगे तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फसलें प्रभावित होगी? अब देखते हैं क्या होता है। यदि बादलों का आसमान में लगातार बने रहने से प्रभाव, बने रहने से फसलों पर प्रभाव, फसलों पर। अब देखते हैं कि बादल यदि कंटिन्यू आसमान में बने रहेंगे तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि फसलों की बुआई के बाद, देखते हैं पहला पॉइंट, फसलों की बुआई के बाद, बुआई के बाद यदि बने रहते हैं तो क्या होगा? अंकुरण, अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। दूसरा, मावठ के बाद, मावठ के बाद सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। उसके बाद बादल बने रहते हैं तो रबी की फसलों में रोग उत्पन्न होते हैं। रबी की फसलों में रोग क्या होंगे? विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मावठ के बाद में बादल बने रहेंगे, जैसे गेहूं में सफेद रोली रोग होता है। यदि पकाव के समय तो क्या होगा? पकाव लेट होगा, पकाव देरी से होगा, देरी से। अब यदि पकाव देरी से होगा तो उसको अपने को खाद, बीज, पेस्टिसाइड सब कुछ देना पड़ेगा, तो क्या होगा? अपनी लागत ज़्यादा होगी। तो ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो बादलों के कारण दानों में और भूसे में क्या होती है? नमी रहती है। भूसे में क्या रहती है? नमी। अब यदि नमी होगी तो क्या होगा? ओटाई, मढ़ाई में परेशानी। अब ओटाई और मढ़ाई में परेशानी होगी, मतलब उनको नमी होगी तो उनको निकाल नहीं सकते, ओढ़ाई और मढ़ाई अपने नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं अगला टॉपिक, वर्षण, जिसकी चर्चा आपने अगले वीडियो में करेंगे। वर्षण की और वायु की, वायु और वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है फसलों को, वर्षा क्या होती है और वायु क्या होती है, इसकी चर्चा आपने अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मौसम विज्ञान में काम में लिए जाते हैं। थैंक यू।